क्रेमलिन कभी दुनिया की ऊर्जा महाशक्ति होने का दंभ भरता था। इस गौरव के शिखर पर दो दिग्गज कंपनियां थीं, गज़प्रोम और रोसनेफ्ट। गज़प्रोम में लगभग 4.90 लोग कार्यरत थे, जबकि रोसनेफ्ट में लगभग 3.50 लोग। ये दोनों कंपनियां रूस में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से थीं और लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करती थीं। हालांकि आज ये दिग्गज कंपनियां एक गहरे दलदल में फंस गई हैं, जिसने पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपहास का पात्र बना दिया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कभी क्रेमलिन का भू राजनीतिक हथियार, जिसने यूरोप को हिलाकर रख दिया था, 22 वर्षों में पहली बार $7 अरब के रिकॉर्ड घाटे की घोषणा करके दिवालिया घोषित हो गई है। लेकिन यह सिर्फ किसी कंपनी की बैलेंस शीट का पतन नहीं है। ये कुलीन वर्ग का दिवालियेपन है, घरेलू मोर्चे पर व्यापक दहशत है और एक महाशक्ति अपनी मृत्यु के कगार पर खुद को निगल रही है। अब बड़े बड़े कारखाने बंद हो रहे हैं, यूनियनें खतरे की घंटी बजा रही हैं और लाखों लोग बेरोजगारी और भुखमरी का सामना कर रहे हैं। साइबेरिया के सरगुट जैसे शहर गज़प्रोम का केंद्र या यूरॉल के रिफाइनरी शहर, इन शहरों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए गज़प्रोम या रोसनेफ्ट सिर्फ एक नियोक्ता नहीं बल्कि जीवन ही थे। अब जब इन सुविधाओं का आकार छोटा होने या बंद होने लगा है, तो ये शहर भूतिया शहरों में तब्दील हो रहे हैं। बेरोजगारों के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। इस आर्थिक भूकंप के साथ ही रूस का औद्योगिक हृदय साइबेरिया से सेंट पीटर्सबर्ग तक, क्रीमिया से यूराल तक फैली 1000 किलोमीटर लंबी रेखा में धधक रहा था, क्योंकि यह अपने आप नहीं हुआ। यह इतिहास का सबसे क्रूर और व्यवस्थित सैन्य गला घोंटने वाला ऑपरेशन था। अक्टूबर 2025 तक यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोनों ने रूस के तेल साम्राज्य की जीवन रेखा 38 प्रमुख रिफाइनरियों को राख में बदल दिया था। कुल उत्पादन क्षमता का 40% अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट हो गया था। गज़प्रोम की $7 अरब की शर्मिंदगी इस 40% भौतिक विनाश का पहला उदाहरण मात्र थी, और इस झटके के बाद जो हुआ वह पुतिन और उनकी सरकार के लिए कहीं ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि रूसी रेलवे, रोसनेफ्ट और गज़प्रोम द्वारा घोषित भारी घाटे ने इन विशाल निगमों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों और यहां तक कि इनके मालिकों के बीच भी पुतिन के विरोध को हवा दे दी थी। अब रोसनेफ्ट जैसी ऊर्जा दिग्गज कंपनियां, जिनके बारे में हमने विश्लेषण किया है कि उन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता का 40% खो दिया है, आरजेडडी के नक्शे दम पर चल रही हैं। हालांकि क्रेमलिन द्वारा आधिकारिक आंकड़ों पर सेंसरशिप लगाई जाती है, लेकिन स्वतंत्र रूसी अर्थशास्त्रियों और स्थानीय समाचार स्रोतों द्वारा लीक की गई जानकारी इन विशाल कंपनियों के भीतर व्याप्त अराजकता को उजागर करती है। सूत्रों के अनुसार ये विशाल कंपनियां या तो सीधे तौर पर सैकड़ों हजारों कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं, या फिर उन्हें अवैतनिक अवकाश की आड़ में महीनों की अनिश्चितता में धकेल रही हैं, ताकि वे अपना अस्तित्व बचाए रख सकें। अब गज़प्रोम के रिकॉर्ड घाटे और रोसनेफ्ट की उत्पादन क्षमता में 40% की गिरावट को देखते हुए कुछ पश्चिमी आर्थिक विश्लेषण संगठनों का अनुमान है कि इन दोनों कंपनियों के कुल कर्मचारियों में से कम 20-30% यानी 2.50 से 3.50 लोगों को सीधे तौर पर अपनी नौकरी खोने या अनिश्चितकालीन अवैतनिक अवकाश पर भेजे जाने का खतरा है। सबसे पहले हमें इस अराजकता और दहशत के मूल को समझना होगा, जो पुतिन के प्रति वफादार लाखों कर्मचारियों को उनके और शासन के खिलाफ भड़का रही है। यानी यह युद्ध को वित्त पोषित करने वाले युद्ध के खजाने को निशाना बनाने की एक सर्जिकल कार्रवाई थी। ये कुलीन वर्ग युद्ध की शुरुआत से ही पश्चिमी प्रतिबंधों से किसी तरह बचते रहे थे और अपनी किस्मत दुबई या हांगकांग में जमा कर ली थी। लेकिन अब वे असहाय होकर अपनी संपत्ति के स्रोत, अपने भौतिक ढांचे को राख में बदलते हुए देखने को मजबूर थे। इसका मतलब था कि क्रेमलिन द्वारा शुरू किया गया युद्ध अब क्रेमलिन के सबसे करीबी सहयोगियों की किस्मत निगल रहा था। इस सूची में सबसे ऊपर इगोर सेचिन हैं, जो रूस के सबसे खतरनाक सोलोविक नेता, रोजनेफ्ट के सीईओ और पुतिन के छाया कार्डिनल के रूप में जाने जाते हैं। सेचिन का सरकारी साम्राज्य रोजनेफ्ट वह कंपनी थी जिसने इन हमलों की सबसे भारी कीमत चुकाई। तुआब से रिफाइनरी काला सागर में सेचिन का सबसे लाभदायक निर्यात द्वार था। वह रास्ता अब हमेशा के लिए बंद हो गया है। रियाजान और समारा रिफाइनरियां रोजनेफ्ट की रूसी घरेलू बाजार को आपूर्ति करने वाली मुख्य धमनियां थीं। अब वे धमनियां टूट गई हैं। दूसरा निजी तेल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वॉगेट अलेपेरोव की विरासत वोल्गोग्राद और निजनी नोवगोरोड में विशाल सुविधाओं के कारण हिल गई। तीसरा, रूस की सबसे बड़ी निजी गैस कंपनी नोवोटेक के मालिक लियोनिद मिखेलसन बाल्टिक तट पर स्थित प्रमुख उस्तलुगा टर्मिनल पर बमबारी से अपंग हो गए। इन हमलों से इन व्यक्तियों और उनकी कंपनियों को सीधे तौर पर अरबों डॉलर का नुकसान हुआ।
यह व्यवस्था खुद को ही खा रही है। पुतिन का युद्ध अब उसे वित्त पोषित करने वालों की दौलत खा रहा था। इस समय इन शक्तिशाली कुलीन वर्गों द्वारा प्रदर्शित लाचारी शासन की कमजोरी और उसके भीतर की गहरी दरार को उजागर करती है। लेकिन पुतिन के अपने ही बनाए सेचिन और मिलर का क्या, जिनकी किस्मत पूरी तरह से सरकार और पुतिन की देन है, उनकी प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा गहरी घबराहट का संकेत है। खामोशी। इगोर सेचिन की घबराहट एक तकनीकी दुस्वप्न में निहित है। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग जैसी एजेंसियों से बात करते हुए पश्चिमी ऊर्जा विश्लेषकों की रिपोर्टों के अनुसार रॉसनेफ्ट के पास क्षतिग्रस्त एवीटी इकाइयों की मरम्मत के लिए आवश्यक पश्चिमी तकनीक और स्पेयर पार्ट्स नहीं हैं। यह कोई रहस्य नहीं है, यह एक औद्योगिक वास्तविकता है। सचिन इन सुविधाओं को चीनी या घरेलू स्तर पर उत्पादित प्रतिस्थापन पुर्जों से ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे उत्पादन क्षमता स्थायी रूप से कम हो जाती है और लागत आसमान छू जाती है। सचिन अपने साम्राज्य को अपनी आंखों के सामने पिघलते हुए देखता है, लेकिन वह क्रेमलिन जाकर यह नहीं कह सकता कि युद्ध रोक दो, क्योंकि वह जानता है कि जैसे ही वह ऐसा कहेगा उसे कमजोर और देशद्रोही करार दिया जाएगा और वह अपनी दौलत और जान दोनों गंवा देगा, क्योंकि यही उसका जाल है। यही लाचारी गजप्रोम के सीईओ एलेक्सी मिलर पर भी लागू होती है, जो $7 अरब के नुकसान के साथ दिवालिया होने की कगार पर हैं। मिलर की बदनामी बीजिंग की उनकी भिखारी यात्राओं से तय हो गई थी। यूरोप को खोने के बाद साइबेरिया एंड्रू समझौते के लिए चीन से भीख मांगना दर्शाता है कि मॉस्को को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना अपमानित किया गया है। ये कुलीन वर्ग साफ देख रहे हैं कि दशकों में उन्होंने जो दौलत और साम्राज्य बनाए हैं, वे यूक्रेन में पुतिन के सैन्य दलदल को वित्त पोषित करने के लिए बलिदान किए जा रहे हैं। डेरिपास्का का सार्वजनिक आक्रोश, सेचिन की खामोश तकनीकी घबराहट और मिलर का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपमान, यह सब इस बात का प्रमाण है कि क्यों अभिजात वर्ग गुप्त रूप से बचने के रास्ते तलाश रहा है, अपना पैसा दुबई या हांगकांग में स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा है और शासन के अंतिम पतन से खुद को बचा रहा है। कुलीन वर्ग की खामोश दहशत और रूस के तेल उद्योग पर आई रिफाइनरी आपदा, जिसमें क्षमता का 40% नुकसान हुआ, ने अनिवार्य रूप से एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जो सड़कों पर फैल गई और आम रूसी नागरिकों के जीवन को सीधे प्रभावित किया। आंतरिक मोर्चे का पतन अब एक सैद्धांतिक जोखिम नहीं, बल्कि हमारी आंखों के सामने प्रकट हो रही एक वास्तविकता थी। और हमेशा की तरह इस पतन की सबसे बड़ी कीमत निचले तबके के लोगों ने ही चुकाई। पुतिन का आज्ञाकारिता के बदले स्थिरता वाला अनुबंध टूट गया। जिंदा रहने के लिए शासन ने अपने ही लोगों की बलि चढ़ानी शुरू कर दी, उन्हें भूखा मारना शुरू कर दिया। इस सजा का सबसे ठोस सबूत बड़े पैमाने पर छंटनी और बिना वेतन की छुट्टी थी। आर्थिक संकट के दौरान रूस द्वारा अपनाया जाने वाला यह एक क्रूर तरीका है। रॉयटर्स के दस्तावेजों के अनुसार सरकारी स्वामित्व वाली रूसी रेलवे आरजेडी ने अचानक लाखों कर्मचारियों को, कुछ अनुमानों के अनुसार 7 लोगों को अंशकालिक काम या बिना वेतन की छुट्टी के नाम पर बेरोजगार कर दिया। यह कंपनी के पतन को रोकने के लिए एक कदम था, लेकिन इसकी कीमत आम कर्मचारियों को चुकानी पड़ी। अब अक्टूबर 2025 तक हम इतिहास को खुद को दोहराते हुए देख रहे हैं, लेकिन कहीं बड़े पैमाने पर। गजप्रोम जैसी ऊर्जा दिग्गज कंपनियां, जिसने $7 अरब का घाटा दर्ज किया है, और रॉसनेफ्ट, जिसका हमने विश्लेषण किया है कि उसने अपनी उत्पादन क्षमता का 40% खो दिया है, आरजेडी के नक्शे एकदम पर चल रही हैं थी। हालांकि क्रेमलिन द्वारा आधिकारिक आंकड़ों पर सेंसरशिप लगाई जाती है, लेकिन स्वतंत्र रूसी अर्थशास्त्रियों और रूस के स्थानीय समाचार स्रोतों द्वारा लीक की गई जानकारी के अनुसार ये विशाल कंपनियां या तो सीधे तौर पर लाखों कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं, या फिर बिना वेतन छुट्टी की आड़ में उन्हें महीनों की अनिश्चितता में धकेल रही हैं, ताकि वे अपना कारोबार जारी रख सकें। आइए इन आंकड़ों को परिप्रेक्ष्य में देखें। युद्ध पूर्व आंकड़ों के अनुसार गजप्रोम में लगभग 4.90 लोग कार्यरत थे, जबकि रोसनेफ्ट में लगभग 3.50 लोग कार्यरत थे। ये दोनों कंपनियां रूस में सबसे बड़ी नियोक्ता कंपनियों में से थीं और लाखों लोगों की आजीविका का साधन थीं। अब गजप्रोम के रिकॉर्ड घाटे और रोसनेफ्ट की उत्पादन क्षमता में 40% की गिरावट को देखते हुए कुछ पश्चिमी आर्थिक विश्लेषण संगठनों का अनुमान है कि इन दोनों कंपनियों के कुल कर्मचारियों में से कम 20% से 30%, यानी 2.50 से 3.50 लोगों को सीधे अपनी नौकरी खोने या अनिश्चितकालीन अवैतनिक अवकाश पर भेजे जाने का खतरा है। ये आंकड़े शायद केवल शुरुआत हैं और जैसे जैसे संकट गहराता जाएगा, इनके बढ़ने की संभावना है।
वेतन नहीं दिए जा रहे हैं, सामाजिक अधिकार निलंबित किए जा रहे हैं। यह सिर्फ एक आर्थिक उपाय नहीं है, यह एक सामाजिक नरसंहार है। इस नरसंहार का सबसे विनाशकारी प्रभाव रूस में फैले मोनोगार्दों यानी एकल उद्योग वाले शहरों में महसूस किया जा रहा है, जहां सारा आर्थिक और सामाजिक जीवन एक ही कारखाने या सुविधा पर निर्भर है। साइबेरिया के सरगुट जैसे शहर गज़प्रोम का केंद्र या यूरॉल के रिफाइनरी शहर, इन शहरों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए गज़प्रोम या रोसनेफ्ट सिर्फ एक नियोक्ता नहीं बल्कि जीवन ही थे। अब जब ये सुविधाएं सिकुड़ रही हैं या बंद हो रही हैं, तो ये शहर भूतिया शहरों में तब्दील हो रहे हैं। बेरोजगारों के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। यह लाखों लोगों को भुखमरी की ओर धकेल रहा है। स्थानीय टेलीग्राम चैनलों और कुछ साहसी स्वतंत्र पत्रकारों की रिपोर्टें इन क्षेत्रों में बढ़ती अपराध दर, शराबखोरी और निराशा के चिंताजनक संकेत दिखाती हैं। हालांकि क्रेमलिन के कड़े नियंत्रण के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए हैं, फिर भी कुछ स्थानीय स्रोत और ओसिंट विश्लेषण कुछ यूराल और साइबेरियाई रिफाइनरी शहरों जैसे कि ओरेनबर्ग और समारा क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर स्थानीय विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों की ओर इशारा करते हैं। वेतन न मिलने या बड़े पैमाने पर छंटनी की घोषणाएं। हालांकि ऐसी घटनाओं को आमतौर पर रोस्कवाडिया और नेशनल गार्ड द्वारा तुरंत दबा दिया जाता है, लेकिन इन्हें बढ़ते गुस्से और निराशा के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। कारखानों के सामने इकट्ठा हो रहे छोटे छोटे समूह, हालांकि अभी तक किसी जन विद्रोह में तब्दील नहीं हुए हैं, यह दर्शाते हैं कि शासन का सामाजिक आधार कैसे हिल रहा है और यह सारी आर्थिक तबाही सड़कों पर फैल रही है। ईंधन संकट अब एक गंभीर समस्या बन चुका है। 38 रिफाइनरियों के प्रभावित होने के बाद देश भर में शुरू हुई ईंधन की भारी कमी अभी भी जारी है। मीलों लंबी गैस लाइनें, कालाबाजारी और बढ़ती कीमतें नागरिकों में दहशत और शासन के प्रति गुस्से को बढ़ा रही हैं। ठंड का संकट अब दरवाजे पर है। जनवरी 2024 में पोडोल्स्क में हुई त्रासदी जैसी ही एक त्रासदी, जहां एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा जम गई थी, इस सर्दी में और भी व्यापक रूप से घटित होने की संभावना है। पुतिन का अनुबंध उन गैस लाइनों में हवा हो गया है और बकाया वेतन में सूख गया है। कोई प्लान बी नहीं है। जैता एक भंवर है। लोग अब न केवल युद्ध के बल्कि अपने ही राज्य के भी शिकार हैं। यह पतन रातों रात नहीं हुआ, इसकी नींव कई वर्षों में रखी गई थी। और सबसे बड़ी गलती दरअसल क्रेमलिन और पुतिन का अहंकार था। उनका मानना था कि रूस युद्ध के दौरान अपने विशाल भूभाग की रक्षा कर सकता है। हालांकि आधुनिक युद्ध रणनीति अदृश्य रूप से सुदूर कोनों तक भी पहुंच सकती है। यह अहंकार शायद यूक्रेन के लिए एक लंबे और व्यवस्थित विघटन का सबसे बड़ा अवसर और लाभ था। क्रेमलिन के रणनीतिक अहंकार ने गज़प्रोम को पहला और सबसे घातक झटका दिया, जो कभी रूस की वैश्विक शक्ति का निर्विवाद प्रतीक था। गज़प्रोम कभी भी सिर्फ एक ऊर्जा कंपनी नहीं थी। यह क्रेमलिन की विदेश नीति का संचालन करने वाला एक अनौपचारिक विदेश मंत्रालय था। यह एक विशाल वित्तीय हथियार था जिसने यूरोपीय राजधानियों को बंधक बना रखा था, राजनीतिक सौदों को वित्त पोषित किया था, चुनावों में हस्तक्षेप किया था और भ्रष्टाचार पर आधारित सिलोवा की प्रणाली को पोषित किया था। पुतिन की ऊर्जा महाशक्ति बनने की रणनीति पूरी तरह से इसी विशालकाय के कंधों पर टिकी थी। हालांकि 2022 की शरद ऋतु में क्रेमलिन ने इस हथियार का इस्तेमाल खुद पर ही करने का फैसला किया। यूक्रेन का समर्थन करने के लिए, यूरोप को दंडित करने के लिए ब्लैकमेल के तौर पर यूरोप को गैस की आपूर्ति बंद करके वह वास्तव में अपने ही वित्तीय आत्महत्या पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा था। यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी रणनीतिक गलतियों में से एक थी। क्रेमलिन का मानना था कि रूसी गैस पर यूरोप की निर्भरता पूरी तरह से स्थायी और अपूरणीय है। वे बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। यूरोप ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो शुरू में कष्टदायक और महंगी थी, लेकिन जिसे दृढ़ता से लागू किया गया और रिकॉर्ड समय में एलएनजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल बनाकर नॉर्वे, कतर, अमेरिका और अजरबैजान जैसे वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख करके और ऊर्जा दक्षता बढ़ाकर रूसी गैस से नाता तोड़ लिया। आंकड़ों में यह गिरावट एक आपदा का सार है। युद्ध से पहले यूरोपीय संघ का लगभग 45% गैस आयात रूस से होता था। आज पश्चिमी विश्लेषण फर्मों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए द्वारा सत्यापित आंकड़ों के अनुसार यह आंकड़ा 15% से नीचे गिर गया है। और विडंबना ये है कि इस शेष प्रवाह का अधिकांश हिस्सा अभी भी पाइपलाइन के अवशेषों या एलएनजी शिपमेंट के माध्यम से यूक्रेन से होकर गुजरता है, जिन पर प्रतिबंध नहीं लगे हैं। इसका मतलब है कि अरबों डॉलर का अत्यधिक लाभदायक राजस्व रातों रात गायब हो गया।
इस रणनीतिक आत्महत्या का सबसे ठोस प्रतीक बाल्टिक सागर की तलहटी में छिपा है। अरबों डॉलर की नॉर्ड स्ट्रीम एक और दो पाइपलाइनें, जिनका उद्देश्य कभी जर्मनी को रूस से जोड़ना और यूक्रेन को पारगमन समीकरण से हटाकर पूर्वी यूरोप को राजनीतिक रूप से अलग थलग करना था, अब 2022 में हुई रहस्यमय तोड़फोड़ के बाद बाल्टिक सागर की ठंडी गहराइयों में जंग खा रही हैं, बेकार स्मारक बन गई हैं। ये पाइपलाइनें सिर्फ स्टील के ढेर नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा से यूरोप को जीतने के पुतिन के सपने की कब्र भी हैं। गज़प्रोम ने अपना सबसे मुनाफे वाला बाजार, उच्च भुगतान वाला स्थिर पूर्वानुमानित और विशाल यूरोपीय बाजार हमेशा के लिए खो दिया है। क्रेमलिन की योजना बी बहुप्रचारित एशिया की ओर झुकाव की रणनीति एक दर्दनाक विफलता साबित हुई है। मॉस्को को उम्मीद थी कि यूरोप में अपनी भारी मात्रा में हुई हानि की भरपाई वह तेजी से बढ़ते चीनी बाजार में गैस बेचकर कर लेगा। इस उम्मीद के केंद्र में पावर ऑफ साइबेरिया 2 नामक विशाल पाइपलाइन परियोजना थी। हालांकि यह योजना बीजिंग के निर्मम आर्थिक यथार्थवाद और रणनीतिक धैर्य से टकरा गई। चीन जानता था कि मॉस्को कितना हताश था, उसने यूरोपीय बाजार खो दिया था और उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में गैस बेचने के लिए और कोई जगह नहीं थी। इसलिए बीजिंग ने लगातार मॉस्को को रोककर, जानबूझकर समझौते में देरी करके, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस गैस के लिए यूरोपीय कीमतों से बहुत कम और रूस की घरेलू बाजार लागत के करीब एक अपमानजनक कीमत की मांग करके क्रेमलिन को अपमानित किया। 2024 की शुरुआत में 7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड घाटे की घोषणा करते हुए गज़प्रोम के सीईओ एलेक्सी मिलर को भी भिखारी की तरह बीजिंग जाकर पावर ऑफ साइबेरिया 2 समझौते के लिए चीनी नेता शी जिनपिंग से व्यावहारिक रूप से भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। फाइनेंशियल टाइम्स जैसे स्रोतों द्वारा प्रलेखित इन वार्ताओं ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि कैसे मिलर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हुई और कैसे रूस चीन के ऊर्जा जागीरदार की स्थिति में आ गया। नतीजा यह हुआ कि 22 साल बाद उसे 7 अरब डॉलर या 629 अरब रूबल का ऐतिहासिक नुकसान हुआ। गज़प्रोम अब एक महाशक्ति नहीं रही, बल्कि एक बर्बादी बन गई है। कर्ज में डूबी हुई अपनी सबसे लाभदायक संपत्तियों को गंवा चुकी और एक राजनीतिक कल्पना की बलि चढ़ चुकी है। गज़प्रोम के दिवालिया होने के कारण क्रेमलिन की आय का आखिरी बड़ा स्रोत, यानी कच्चा तेल और उससे भी ज्यादा परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, युद्ध जारी रखने का एकमात्र उपाय बन गए। रही युद्ध मशीन का वित्त पोषण, बजट घाटे को कम करना, वेतन का भुगतान और घरेलू मोर्चे पर सामाजिक स्थिरता बनाए रखना पूरी तरह से इसी दूसरी जीवन रेखा पर निर्भर था। यूक्रेन के सैन्य रणनीतिकार इस समीकरण को मॉस्को से कहीं बेहतर समझते थे। अगर गज़प्रोम का पतन रणनीतिक आत्महत्या थी, तो तेल रिफाइनरियों का पतन एक व्यवस्थित गला घोंटने की कार्रवाई होगी। कीव को एहसास हुआ कि रूस का विशाल भूगोल, जो 11 समय क्षेत्रों में फैला है, उसकी सबसे बड़ी सैन्य कमजोरी भी है। पैंट्सर और S-400 जैसी रूसी वायु रक्षा प्रणालियां मॉस्को जैसे अग्रिम पंक्ति या प्रतीकात्मक उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों की रक्षा के लिए डिजाइन की गई थीं। उनके लिए हजारों किलोमीटर गहराई में सैकड़ों औद्योगिक ढांचों की रक्षा करना असंभव था। महंगी और सीमित बैलिस्टिक मिसाइलों के बजाय यूक्रेन ने कैमिकेज ड्रोनों का बेड़ा विकसित किया, जो सस्ते थे, बड़े पैमाने पर उत्पादन में आसान थे, AI संचालित स्वायत्त नेविगेशन क्षमताओं से लैस थे और 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक मार करने में सक्षम थे। इस ड्रोन रणनीति की खासियत सतही तौर पर लक्ष्यों पर हमला करना नहीं था। इसका लक्ष्य सिर्फ एक भंडारण टैंक में अस्थायी आग लगाना नहीं था, बल्कि रूसी तेल उद्योग के दिल और दिमाग को तबाह करना था। तकनीकी रूप से लक्ष्य रिफाइनरियों के सबसे जटिल, सबसे महंगे और सबसे कठिन पुर्जे थे, जिन्हें बदलना मुश्किल था। AVT या वायुमंडलीय निर्वात आसवन इकाइयां, ये विशाल टावर प्राथमिक आसवन प्रक्रिया करते हैं, जो कच्चे तेल को गैसोलीन, डीजल, जेट ईंधन और अन्य मूल्यवान उत्पादों में अलग करती है। इन इकाइयों के बिना एक रिफाइनरी केवल एक पेट्रोलियम भंडारण सुविधा मात्र है। इसका कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से अधिकांश AVT इकाइयां सोवियत काल के बाद पश्चिमी तकनीक का उपयोग करके बनाई या आधुनिकीकृत की गई थीं। प्रतिबंधों के कारण रूस के लिए इन जटिल कंप्रेसरों, वाल्वों और डिजिटल नियंत्रण प्रणालियों का आयात या घरेलू उत्पादन करना असंभव था। इसलिए किसी भी AVT यूनिट पर हर ड्रोन हमले का मतलब सिर्फ एक अस्थायी बंद ही नहीं, बल्कि एक रणनीतिक झटका था, जिसके कारण महीनों तक मरम्मत करनी पड़ी या यहां तक कि स्थायी क्षमता का नुकसान भी हुआ। यह रूस की अपूरणीय हाईटेक कमजोरी थी।
ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विश्लेषकों और पश्चिमी सैन्य पर्यवेक्षकों द्वारा सत्यापित आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 तक विनाश का पैमाना एक सैन्य सर्वनाश की ओर इशारा करता है। कुल 38 प्रमुख रूसी तेल रिफाइनरियों पर सफलतापूर्वक हमला किया गया, जिनमें से कई पर कई बार हमला किया गया। इन हमलों ने रूस की कुल रिफाइनरी क्षमता का 21% और उसके महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 40% पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये हमले अचानक नहीं हुए थे। उन्होंने एक व्यवस्थित 3 चरणीय रणनीतिक पैटर्न अपनाया। पहला लक्ष्य रूस की निर्यात क्षमताओं और विदेशी मुद्रा आय को पंगु बनाना था। पतन का पहला आधिकारिक संकेत मार्च 2024 में आया, जब हमलों की पहली लहर अभी भी जारी थी। घरेलू पेट्रोल की कीमतों में तेज वृद्धि और क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ती कमी को रोकने के लिए रूसी सरकार को अचानक और घबराहट में पेट्रोल के निर्यात पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला लेना पड़ा। ऊर्जा महाशक्ति होने का दावा करने वाले देश के लिए यह लाचारी का शर्मनाक प्रदर्शन था। यह प्रतिबंध सिर्फ एक अस्थायी मरहम पट्टी थी। इससे असली नुकसान नहीं रुक सका। जैसे जैसे यूक्रेनी ड्रोन टुआप से रियाजन, सेंट पीटर्सबर्ग और ओरेनबर्ग पर हमले करते रहे, नुकसान और बढ़ता गया। 2025 की शरद ऋतु तक जब 38 प्रमुख रिफाइनरियां बंद हो गईं और 40% क्षमता समाप्त हो गई, तो बैंडेड पूरी तरह से हट गया और घरेलू ईंधन की भारी कमी हो गई। रूस के सुदूर पूर्व में व्लादिवोस्तोक से लेकर साइबेरिया के हृदय स्थल नोवोसिबिर्स्क और फिर मॉस्को के उपनगरों तक मीलों तक फैली पेट्रोल की लाइनों ने नागरिकों में दहशत फैला दी। यह सिर्फ लोगों को अपने वाहनों के लिए ईंधन न मिल पाने का मामला नहीं था, यह पूरे नागरिक बुनियादी ढांचे के ढहने का मामला था। परिणाम स्वरूप क्रेमलिन की अजेय रूसी अर्थव्यवस्था की परिकथा, अंतहीन गैस लाइनों में इंतजार कर रहे लोगों के मौन आक्रोश, अपने ठंडे घरों में ठिठुरते बच्चों की सांसों और $7 अरब के घाटे वाली गज़प्रोम की खाली बैलेंस शीट के बीच समाप्त हो गई है। विश्व बैंक और स्ट्रैटफोर्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण संगठनों की रिपोर्टों ने पुष्टि की है कि यह पतन अपरिवर्तनीय है। 2026 के लिए रूस की अनुमानित विकास दर 0.8% है। यह सांख्यिकीय ठहराव नहीं है, यह आर्थिक मौत है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक समय में भयभीत करने वाली ऊर्जा महाशक्ति, जिसकी 38 रिफाइनरियां राख हो गई हैं और जिसकी 40% उत्पादन क्षमता नष्ट हो गई है, अब अपने ही दिल मास्को को खिलाने के लिए विदेश से संभवतः बेलारूस या कजाकिस्तान से गैसोलीन आयात करने पर विचार कर रही है, क्योंकि साम्राज्य ने खुद को निगल लिया है और नष्ट हो गया है। तो इस मामले पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।